Hello everyone, myself DN Rathore and today's our chapter is electromagnetic induction. Electromagnetic induction यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं। EMI शॉर्ट फॉर्म है इसकी, EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? द generation of EMF यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ coil is called इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, द जनरेशन ऑफ EMF ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ कॉइल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। डियर स्टूडेंट्स, आप सब जानते होंगे कि यदि कोई भी कॉइल है, यदि उस कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो उस करंट के कारण उस कॉइल में क्या जनरेट हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, जिसके कारण उस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। यदि मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा तो उस कॉइल में क्या जनरेट होने लग जाता है, EMF यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो जाता है। ये क्यों जनरेट होता है? जैसे जैसे यदि करंट की वैल्यू उस कॉइल में बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, जब करंट की वैल्यू कम होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, उस कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज हो रहा है उसके कारण उस पर्टिकुलर कॉइल में क्या जनरेट हो जाता है, एक EMF जनरेट हो जाता है। और इस EMF जनरेट होने के कारण उस कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड हो जाती है। इसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते होंगे जो डिफरेंट टाइप्स के थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं वहां पर इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाता है। तो वहां पर काम आने वाले जो जनरेटर होते हैं वो किसके प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पर ही बेस्ड होते हैं। जो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रिया होती है जहां पर मेटल्स को मोल्ट करने का, जो मेटल्स होती है उनको मेल्ट यानी कि उनको जो गलाने का काम होता है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, वहां पर इंडक्शन फर्नेसेज यूज की जाती है। इंडक्शन फर्नेसेज उनमें उन मेटल्स को डाला जाता है जिससे वो मेटल्स बहुत जल्दी यानी क्विक एंड फास्ट क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है, गल जाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, जो वो इंडक्शन फर्नेसेज होती है वो भी EMI यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर ही बेस्ड होती है। बच्चों आप जानते होंगे कि जो इलेक्ट्रिक गिटार होता है, जो इलेक्ट्रिक गिटार होता है वो भी EMI के प्रिंसिपल पर ही बेस्ड होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बेस्ड होता है अपना, जो अपने घरों में डोमेस्टिक पर्पज यानी जो अपने घरों में रसोई घरों में जो इंडक्शन स्टोव यूज किया जाता है, जिस पर अपन खाना पकाते हैं, चाय बनाते हैं, पानी गर्म करते हैं, जो इंडक्शन स्टोव होता है ना, वो भी किस प्रिंसिपल पर काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर ही वो वर्क करता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये क्यों जनरेट होता है, क्योंकि किसी भी कॉइल के यदि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है उसके कारण उस कॉइल में EMF इंड्यूस्ड हो जाता है, और EMF इंड्यूस्ड होने के कारण उस कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाती है। इस प्रोसेस को ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है और इस पर काम करने वाली डिवाइस कौन कौन सी होती है। अब अगला टॉपिक है अपना मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जैसे कोई पर्टिकुलर एरिया है या कोई पर्टिकुलर एरिया है जो किसी मैग्नेटिक फील्ड में स्थित है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है। टोटल एरिया क्या है, A है, और ये इसका मैग्नेटिक फील्ड B है। ठीक है, अब यदि मैं इस टोटल एरिया में एक छोटे से सरफेस एलिमेंट या एरिया एलिमेंट को कंसीडर करूं, वो एरिया एलिमेंट है मेरे पास DA वेक्टर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो कोई सरफेस एलिमेंट DA वेक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है, ए सरफेस एलिमेंट या एरिया एलिमेंट भी बोल सकते हैं, DA विच इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक
field which is placed in a magnetic field B vector, then magnetic flux, magnetic flux क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स, सबसे पहले तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको डी फाई बी से डिनोट किया जाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं? डी फाई बी से। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? यदि कोई सरफेस एलिमेंट या एरिया एलिमेंट डी ए वेक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है तो उसके लिए जो डी फाई बी होगा यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो होगा बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, चूंकि मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, चूंकि magnetic flux is a scalar quantity, so its dimensional formula is m1 l2 t minus 2 a minus 1। यदि अपन इसकी यूनिट की बात करें, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर और टेस्ला मीटर स्क्वायर, यानी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसकी एसआई यूनिट होती है वेबर या टेस्ला मीटर स्क्वायर, यानी कि जो 1 वेबर होता है इज इक्वल टू 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। 1 वेबर किसके इक्वल होता है? 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। एंड सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैक्सवेल। सीजीएस यूनिट क्या होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की? मैक्सवेल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आपको इसमें केवल और केवल 3 बातें ध्यान रखनी है कि एक्चुअली मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। एक और छोटी सी बात, तो पहले आरपीटी और एआईपीएमटी आरपीएमटी होती थी, वहां पर 1-2 बार क्वेश्चन पुटअप भी हुआ है। इस तरीके का क्वेश्चन पुटअप हुआ है डियर स्टूडेंट्स कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेबर एंड मैक्सवेल, कि वेबर और मैक्सवेल के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1 वेबर इज इक्वल टू होता है 10⁸ मैक्सवेल के। ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स, ये तो होती है इसकी एसआई यूनिट और ये होती है इसकी सीजीएस यूनिट। ठीक है बच्चों, अब यदि मैं बात करूं इसी मैग्नेटिक फ्लक्स की, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, यदि मैं इस मैग्नेटिक फ्लक्स को क्लोज्ड सरफेस के लिए लिखता हूं, कोई क्लोज्ड सरफेस है उसके लिए यदि मैं मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करूं तो फाई बी बराबर हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड सरफेस बी ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्या हो जाता है क्लोज्ड सरफेस के लिए फाई बी बराबर बी वेक्टर इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड सरफेस बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। चूंकि ये क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए फाई बी बराबर क्या आ जाएगा? बी ए कोस थीटा। चूंकि डॉट प्रोडक्ट में किसको लिया जाता है? कोस कंपोनेंट को लिया जाता है, तो फाई बी बराबर क्या हो जाएगा? बी ए कोस थीटा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। अब अपन बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो है फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। डियर स्टूडेंट्स, जो माइकल फेराडे थे उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेस पर कुछ नियम दिए, उन नियम्स को ही क्या बोला जाता है? फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या क्या है वो? रूल नंबर फर्स्ट, यानी कि जो रूल है वो फर्स्ट वाला क्या है कि जब किसी भी क्लोज्ड सर्किट से रिलेटेड, ध्यान से सुनना, किसी भी क्लोज्ड सर्किट से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में यदि चेंज होता है तो उस सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण उस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड हो जाती है। दैट इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी को फेराडे का फर्स्ट लॉ कहते हैं। यानी कि कोई भी क्लोज्ड सर्किट होता है, ये कोई भी क्लोज्ड सर्किट है, कोई भी क्लोज्ड सर्किट हो सकता है, यदि इससे रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में यदि चेंज होता है तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। इस ईएमएफ इंड्यूस्ड होने के कारण इस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड हो जाती है। ये फेराडे का
फर्स्ट लॉ है, ठीक है। इसी टाइप से रूल नंबर सेकंड क्या होगा इसका, इसका रूल नंबर सेकंड ये होगा कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ध्यान से सुने आप, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर सेकंड ऑफ फेराडे लॉ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको लिख दूं मैं यहां पर, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ या रूल, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ या रूल, द मैग्नीट्यूड ऑफ the magnitude of induced EMF, the magnitude of induced EMF is equal to the rate of change of magnetic flux, ठीक है। if induced EMF is एप्सिलॉन या ईटा, इसको एप्सिलॉन भी बोल सकते हैं या ईटा भी बोल सकते हैं। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसको ईटा या एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। बहुत सी बुक में आपको ये ई से भी डिनोट हुआ मिलेगा, तो आप कंफ्यूजन में ना आए, एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं, ईटा भी बोल सकते हैं और इसको ई से भी डिनोट कर सकते हैं। यदि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, एप्सिलॉन है, तो फैराडे के सेकंड रूल बराबर किसके हो जाएगा, डी फाइव बी अपॉन डी टी के, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। EMF magnitude of induced EMF is equal to the rate of change of magnetic flux, ठीक है। ये मैंने ऊपर लिखा और ये इस एक्सप्रेशन में लिखा, if n is the total number of a coil, कोई भी कोइल है उसके टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो कितने हैं, कैपिटल एन है। इफ n is the number of, f is n is the total number of turn in a coil, किसी कोइल में n नंबर ऑफ टर्न है तो उसके लिए जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस एन डी फाइव बी अपॉन डी टी, ठीक है डी स्टूडेंट्स। ये जो n है ये उस कोइल में टोटल नंबर ऑफ टर्न है। एक और बात आपके माइंड में कंफ्यूज, आपके माइंड को कंफ्यूज कर रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे सर आपने यहाँ तो माइनस लगाया नहीं, यहाँ पे माइनस क्यों लगा दिया। डियर स्टूडेंट्स, ये माइनस का जो साइन है, यानी कि ये जो नेगेटिव साइन है ना, ये इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो कंफ्यूज ना है, ये केवल माइनस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, क्योंकि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, ध्यान देना, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ वो किसको अपोज करेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस का साइन लगाया। तो ये थे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिनके दो लॉ थे, दो रूल थे, मैंने दोनों रूल आपको बता दिए हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब चलते अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है लेंज लॉ। क्या है वो है लेंज लॉ, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो माइनर क्वेश्चन आता है 1 या 2 नंबर में, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, या इससे ये पूछा जाता है कि व्हाट इज लेंज लॉ, ठीक है, लेंज लॉ, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो व्हाट इज लेंज लॉ या व्हाट डू यू मीन बाय लेंज लॉ, तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डिटरमाइंड बाय फैराडे लॉ, बट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट इज डिटरमाइंड बाय लेंज लॉ। यानी कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड होता है वो तो केवल और केवल फैराडे के लॉ से डिटरमाइन किया जा सकता है, बट इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन होती है वो लेंज लॉ से डिटरमाइन की जाती है। अब क्या होता है लेंज लॉ, तो देखो यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द डायरेक्शन ऑफ induced EMF, the direction of induced EMF or induced current is such so as to oppose
the cause that produce it. This law is called Lenz law. यानी कि आप नहीं समझ पा रहे होंगे कि सर आपने क्या लिखा, मैंने लिखा है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट इज सच सो एज टू अपोज द कॉज दैट प्रोड्यूस्ड इट। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि जो डायरेक्शन होती है इंड्यूस्ड ईएमएफ की और इंड्यूस्ड करंट की, वो किसको अपोज करेगी, वो उस रीजन या उस कॉज को या उस कारण को अपोज करती है जिसके कारण वो प्रोड्यूस हुई हो। इसी रूल्स को लेंज लॉ कहते हैं, इस लॉ को ही लेंज लॉ बोला जाता है। ध्यान देना अब यहां पर, फ्रॉम लेंज फेराडे लॉ, फ्रॉम लेंज और फेराडे लॉ, एप्सिलॉन जो होता है मैंने भी आपको बताया था वो होता है डी फाई बी अपॉन डी टी के, यानी कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इज इक्वल टू दी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये माइनस का साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इफ एन इज दी टोटल नंबर ऑफ टर्न इन दी कोइल, ठीक है, यदि उस कोइल में टोटल नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, एन है, तो एप्सिलॉन बराबर माइनस एन डी फाई बी अपॉन डी टी हो जाएगा। माइनस किसको रिप्रेजेंट करता है, इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब आप समझना यहाँ से कि ये जो लेंज लॉ है ये होता क्या है। जो डायरेक्शन होती है इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की या इंड्यूस्ड करंट की, वो उस रीजन को या उस कॉज को ओपोज करती है जिसके कारण वो प्रोड्यूस्ड हुई हो। तो ध्यान देना डियर स्टूडेंट, जो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो किसके कारण प्रोड्यूस्ड होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण। यानी कि किसी भी कॉइल का यदि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उस कॉइल या सर्किट में क्या इंड्यूस्ड हो जाता है, ईएमएफ। ये ईएमएफ किसको अपोज करेगा, इस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करता है, इसी को लेंज लॉ कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और जो इंड्यूस्ड करंट है वो किसके कारण प्रोड्यूस्ड हुई, वो इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण प्रोड्यूस हुई। तो जो डायरेक्शन होती है इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट की, वो उस रीजन को अपोज करती है, उस रीजन का विरोध करती है जिसके कारण वो प्रोड्यूस हुई हो। ठीक है बच्चों, इसी में मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा वो भी ध्यान रखने योग्य है, इंपॉर्टेंट नहीं है बट ध्यान रखने योग्य है। यदि कोई बार मैग्नेट है, ये इस बार मैग्नेट का साउथ पोल, ये है नॉर्थ पोल, और ये कोई है कोइल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यदि इस बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को इस कोइल के पास ले जाया जाए तो इस कोइल में इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हमेशा इस प्रकार होगी कि इस कोइल का जो फेस होगा, जो नॉर्थ पोल है, जो नॉर्थ पोल इस कोइल के जिस फेस के पास जाता है उस कोइल का वो फेस कौन सा पोल बन जाएगा, वो नॉर्थ पोल बन जाएगा। वो कौन सा पोल बन जाएगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा। जब ये नॉर्थ पोल बन जाएगा कोइल का, तो इस बार मैग्नेट और इस कोइल में क्या होने लग जाएगा, रिपल्शन होने लग जाएगा। यानी कि क्या होगा, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्स करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर धकेलेंगे। ठीक है, इसी तरीके से यदि किसी बार मैग्नेट के, ये इसका साउथ पोल, ये इसका नॉर्थ पोल हो गया, ये कोई कोइल हो गई यहाँ पर, यदि इस बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को इस कोइल से दूर ले जाया जाए तो इस कोइल में इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन इस प्रकार होगी कि कोइल का वो फेस साउथ पोल बन जाए या उस फेस पर साउथ पोलैरिटी डेवलप हो जाए, जिसके कारण इस बार मैग्नेट और इस कोइल में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। क्योंकि अनलाइक पोल्स में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, एक नॉर्थ हो गया एक साउथ हो गया, तो इन दोनों पोल्स के बीच में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन होगा। यानी कि इस केस में तो जो डायरेक्शन होगी इंड्यूस्ड करंट की वो क्या होगी, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। यानी कि इस टाइप से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। यानी कि जो डायरेक्शन जो करंट होगी इंड्यूस्ड करंट
वो कैसे बहेगी, इस कोइल में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगी। और इस केस में जब इस बार मैग्नेट को दूर ले जाते हैं तो इस केस में इस कोइल में इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी, यानी कि कुछ इस तरीके से। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप समझ गए होंगे। यही इस लेंज लॉ के अंदर भी आता है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक पार्ट भी है छोटा सा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है अब वो ये है कि लेंज लॉ और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंज लॉ और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी डियर स्टूडेंट्स, इनिशियल जो क्लास होती है 5, 6, 7, 8, आपने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मींस एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed, तो इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, यानी कि एनर्जी को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। केवल और केवल एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है या चेंज किया जा सकता है। ये तो होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इन दोनों को यदि कंबाइंड करें तो ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान से समझना। यदि मैं इस तरीके से कुछ इमेजिन करूं, ये कोई इमेजिनरी पार्ट है इसका, कि इमेजिन इस प्रकार से किया जाए कि कोई बार मैग्नेट है, उसके नॉर्थ पोल को कोइल के किसी फेस के पास लाया जाए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, किसी बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कोइल के किसी फेस के पास लाया जाए तो इस कोइल में जो इंड्यूस करंट है उसकी डायरेक्शन इस प्रकार हो या इस टाइप की हो कि वहां पर नॉर्थ पोल डेवलप ना होकर क्या डेवलप हो जाए, साउथ पोल डेवलप हो जाए। क्या डेवलप हो जाए, साउथ पोल डेवलप हो जाए। ठीक है, ये साउथ पोल डेवलप हो जाए, यानी कि जब इस बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को इस कोइल के किसी फेस के पास ले जाया जाए तो पहले तो अपन ने पढ़ा था कि जब नॉर्थ पोल को पास में ले जाएंगे तो यहाँ पर नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। लेकिन यदि इमेजिन इस टाइप से किया जाए कि जब इसके नॉर्थ पोल को इस कोइल के फेस के पास लिया जाए तो नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप ना होकर कौन सी पोलैरिटी डेवलप हो जाए, साउथ पोलैरिटी, यानी कि साउथ पोल यहाँ पर आ जाए तो जो इंड्यूस्ड करंट है उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी। तो इस केस में डियर स्टूडेंट्स, ये जो बार मैग्नेट है ये इस कोइल की तरफ क्या होगी, अट्रैक्ट होगी, क्योंकि ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। यानी कि ये जो बार मैग्नेट है ये इस कोइल की तरफ क्या होने लग जाएगी, एक्सेलरेट होने लग जाएगी, यानी कि इस कोइल की तरफ ये बढ़ेगी। और जब ये बार मैग्नेट इस कोइल की तरफ बढ़ेगी तो इस कोइल में क्या जनरेट हो जाएगी, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाएगी। ये जितनी इस कोइल की तरफ अट्रैक्ट होगी उतनी इलेक्ट्रिक करंट क्या होगी, बढ़ेगी, उतनी इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होगी। और जब इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ हीट भी इंक्रीज होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जब इलेक्ट्रिक करंट बढ़ रही है तो हीट भी बढ़ेगी। ठीक है, रेट ऑफ हीट भी इंक्रीज होगी और जब रेट ऑफ हीट इंक्रीज होगी तो एनर्जी भी इंक्रीज होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, करंट बढ़ी, करंट बढ़ने से रेट ऑफ हीट बढ़ी और रेट ऑफ हीट बढ़ने से एनर्जी भी बढ़ रही है। तो यदि मैं कल्पना यानी कि जो मेरा इमेजिन पार्ट है वो इस टाइप से करूं, इन दोनों के बीच में पहले से अट्रैक्शन तो हो ही रहा है। यदि मैं इस बार मैग्नेट को इस कोइल की तरफ थोड़ा सा पुश कर दूं, थोड़ा सा इसको धकेल दूं, तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सकता है। एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है वो भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, जो कि एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के जस्ट ऑपोजिट है। क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, एनर्जी को ना तो प्रोड्यूस किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर तो इस बार मैग्नेट को थोड़ा सा इसकी तरफ पुश करते ही बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एनर्जी जनरेट हो रही है, एनर्जी डेवलप हो रही है, जो कि इसके विपरीत है, इसके ऑपोजिट है। तो अपने द्वारा जो ये कल्पना की गई है ये पूरी तरीके से रॉन्ग है। यही लेंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। आई होप डियर स्टूडेंट आप समझ गए होंगे।